नमस्ते, मैं रचना रस के बाग में 365 डेज़ 365 स्टोरीज़ हम कवर कर रहे हैं। इस माध्यम से हम हर रोज़ अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मुलाकात करते हैं और उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हम सभी को अच्छे घर में और अच्छे ऑफ़िस में रहना पसंद है और ये काम हरसोरा एंड एसोसिएट गए 20 साल से कर रहे हैं। हमारे साथ है नितेश हरसोरा सर, अधिक जानकारी हम उनसे लेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते रचना। आपके बारे में थोड़ा बताइए? मेरा नाम मितेश हरसोरा है और मैं हरसोरा एंड एसोसिएट्स करके कंपनी है जो रन करता हूँ। और मैंने आई थिंक 20 इयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। और अ, हम लोग रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, ज्वेलरी शोरूम्स है, होटल्स है, सब कुछ एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं और डिज़ाइन कर रहे हैं। और 20 साल से हमारे साथ कस्टमर जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ ही रहते हैं और काम कर रहे हैं। सर इस क्षेत्र में काम करना ये आपने कैसे डिसाइड किया है? अ, मैं काफ़ी पहले से डिज़ाइन मेरा काफ़ी अच्छा था, मेरा स्केचिंग काफ़ी अच्छा था, तो मुझे लगता है मुझे डिज़ाइन के फील्ड ही कनेक्टेड रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने इंटीरियर डिज़ाइन का फील्ड सिलेक्ट किया जिसमें थोड़ा टेक्निकल पार्ट भी है, थोड़ा एस्थेटिक पार्ट भी है, तो मुझे काफ़ी पसंद था। इसलिए मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आया और मैंने उसके लिए कोर्स किया और कला विद्या संकुल करके कॉलेज थी, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया मैंने। और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की दूसरे लोगों के साथ में और 4 साल मैंने काम किया। उसके बाद में मैंने अपनी खुद की फर्म स्टार्टअप की और मैंने आज सक्सेसफुली काम कर रहा हूँ। सर हम मुंबई जैसे शहर में रहते हैं जहाँ पे स्पेस की अवेलेबिलिटी बहुत कम रहती है। हम सभी को पता है कि हम छोटे-छोटे घरों में रहते हैं। तो ये स्पेस डिज़ाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? कि ऐसा होता है कि जब भी हम लोग कोई भी क्लाइंट का छोटा स्पेस होता है तो पहले तो उनका रिक्वायरमेंट समझते हैं। उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स है वो समझते हैं और भविष्य में 10 साल के लिए उनका और क्या-क्या रिक्वायरमेंट होने वाला है, उसके बारे में हम लोग थॉट प्रोसेस करते हैं। फिर हम लोग उसका प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने में उनका जो 10 साल का जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सब हम लोग ऑन पेपर ले लेते हैं प्लानिंग के साथ। और प्लानिंग होने के बाद में हम लोग उसको एक अच्छे एस्थेटिक्स और कलर स्कीम के साथ उसको डिजाइन करते हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट खत्म होता है तो क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी सेटअप हो जाती है और इस जगह के ऊपर प्लेस मिल जाती है, सबको अपनी अपनी प्राइवेसी मिल जाती है। कबर्ड, बेड, वार्डरोब, साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल, राइटिंग टेबल, स्टोरेज स्पेस, लॉफ्ट, वॉशिंग मशीन, जो भी यूटिलिटी होती है घर में, जो भी रिक्वायरमेंट था वो सब जगह के ऊपर आ जाता है और कंसील हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ये हो जाता है कंसील। उसके कारण क्या होता है, कंसील होने के साथ में सब चीज एकदम एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी दिखती है और अ, घर क्लटर फ्री दिखता है। मेन बात है क्लटर फ्री हो जाता है। और जहाँ पे एस्थेटिक्स का जो रोल है, जो कलर स्कीम है, उस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जो छोटी जगह होती है, वहाँ पे क्या होता है कि बड़ी अगर आपने हेवी कलर्स कोई भी यूज़ किए, तो वो लुक वाइज़ थोड़े कॉम्पैक्ट दिखना चालू हो जाता है। तो कलर स्कीम हम लोग काफ़ी हद तक पेस्टल यूज़ करते हैं, सिंपल यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो घर बहुत बड़ा दिखे वो उससे ज़्यादा और उसमें रहने वाले को जगह एन्जॉय कर सके वो। सर जैसे मैंने कहा कि मुंबई में 400-500 स्क्वायर फीट के एरियाज़ के घर होते हैं और फैमिली बढ़ती जाती है और सभी को अपनी प्राइवेसी ज़रूरत है। तो आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 450 स्क्वायर फीट का अगर घर है तो इसमें 2 बेडरूम या फिर कुछ ऐसे आप कर सकते हो क्या? उसके बारे में बताइए। यस, यस, श्योर हम लोग कर सकते हैं और रिसेंटली हम लोग ने ऐसा प्रोजेक्ट्स किया भी है। जैसे एक क्लाइंट के पास गए थे तो उनका 1 बेडरूम उनका घर था और फैमिली मेंबर 5 थे। मम्मी-पापा थे, वाइफ और हस्बैंड थे और एक डॉटर थी। टोटल 5 मेंबर रहने वाले थे। तो उनको रिक्वायरमेंट थी 2 बेडरूम का। तो उनको कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि उनका 425 एरिया 2 बेडरूम में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन उनको हमने एक सपोज़ प्लान किया। प्लान में उनको सब एक्सप्लेन किया कि देखो ऐसे-ऐसे करते हैं तो आपका एक प्रॉपर 425 स्क्वायर फीट में 2 बेडरूम हो सकता है। तो वो पहले बिलीव करना ही नहीं चाहते थे या तो उनको लगता था ये तो सब गलत बात हो रही है। शायद ये खाली ऑन पेपर दिख रहा है लेकिन प्रैक्टिकलिटी हो नहीं सकती है, वैसा उनका डाउट आ रहा था। लेकिन जब भी हमने उनको बताया कि हम इंच बाय इंच आपका काम एकदम परफेक्ट तरीके से करेंगे और आपको होने के बाद यही सेम टू सेम मेजरमेंट्स हम लोग आपको दिखाएँगे और एंड ऑफ द डे हमने काम उसका उनका खत्म किया और उनको जो मेजरमेंट्स हमने ऑन पेपर दिए थे वही उनको साइट पे मिल रहे थे और जो भी यूटिलिटी चाहिए थी वो सब 100% फुलफिल हो रहे थे। तो उनके लिए तो ये
एक अनबिलीवेबल रेसिडेंस हो गया। तो उनको लग रहा था हमको तो 1 BHK पे रहना, लेकिन उनके जो ड्रीम थे 2 BHK का, वो उनका उसी में क्लियर हो गया। तो आई थिंक वहाँ पे हमने उनको 425 स्क्वायर फीट पे 2 बेडरूम दिए, दोनों में अटैच बाथरूम दिए, किचन एरिया दिया, और वॉशिंग मशीन और ड्रायर के लिए स्पेस दी, 2 जन के लिए डाइनिंग टेबल दिया, 5 जन के लिए लिविंग रूम में सिटिंग अरेंजमेंट दिया, शू स्टोरेज दिया अराउंड 50 पैर और डॉटर्स के लिए स्टोरेज दिया। सो एंड ऑफ द डे सब कुछ कवर हो गया, इट बिकम अ ड्रीम हाउस फॉर देम। सर जब भी हम नया घर लेते हैं तभी हम मोस्टली लोन लेते हैं कि नया घर लेने के लिए, क्योंकि आजकल सभी घर करोड़ में जाते हैं, 5 करोड़ 6 करोड़ के घर है। तो फिर ये जब हम घर लेते हैं तभी इंटीरियर के बारे में कोई भी क्लाइंट जो है वो कैसे सोचे, क्योंकि इंटीरियर का भाई एक फंड लगता है, तो उसका जो फंडिंग है और उसके दो जो टाइम लिमिट है वो एक क्लाइंट ने कैसे सोचना चाहिए। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप घर लेते हैं उसके बाद में एक प्रैक्टिकल बजट आपके सामने रहिए रखिए इंटीरियर्स करने के लिए, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली इंटीरियर्स के लिए फिर फंड की शॉर्टेज होती है, या तो फिर क्लियर पिक्चर नहीं होता माइंड में काम करने के पहले। लगता है कि हाँ काम हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ जब भी काम स्टार्टअप होता है, तभी काम स्टार्टअप होने के बाद में हर एक चीज चाहिए, हर एक चीज रिक्वायरमेंट जो है वो नॉर्मली रिक्वायरमेंट बढ़ती है अपनी, कभी कम नहीं होती है। और जब भी हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं घर के साथ साथ में, तो हर एक चीज अपने को जो भी थॉट में आती है वो सब चीज हमको हमको उसमें करने के लिए चाहिए। तो एक बजट जो होता है, एक प्रैक्टिकल बजट क्लाइंट को साथ में रख के काम करना चाहिए। और सबसे पहले मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ये है कि हम लोग जब भी एक बजट बताते हैं तो उसके पहले एक फाइनल प्लान रेडी करवा लेते हैं क्लाइंट के पास में। उसके कारण ये होता है कि उनका जो स्कोप ऑफ वर्क है ना वो डिसाइड हो जाता है। अगर स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड हो जाता है उसके कारण उनका जो बजट है ना वो ऑन पेपर प्रिसाइजली आ सकता है। तो जब भी प्रिसाइजली बजट मिलता है, तो जब भी काम शुरू होता है तो उसके पहले आदमी को मालूम होना है कि भाई मेरा 2 लाख होना है, 5 लाख होना है, 25 लाख होना है, 50 लाख होना है। तो वो क्या होता है कि पहले दिन से क्वालिटी और मटेरियल दोनों में कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, कंट्रोल भी अच्छा मिलता है, क्योंकि पहले दिन से प्रिपेयर है हम लोग। और जितने हमसे को जितने बजट अलाउ करती है वही हिसाब से हम लोग मटेरियल भी परचेस करते हैं, जैसे टाइल्स हो गया, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो गए, लाइटिंग्स हो गई, अपहोल्स्ट्री हो गया, लूज फर्नीचर हो गए, पर्दे हो गए, ये सब चीज के एक पैरामीटर डिसाइड करके करते हैं। तो क्या होता है कि काम जब भी स्लो वन बाय वन जब भी काम की शुरुआत होती है, स्टार्ट टू एंड होता है, तो हर एक चीज के लिए अपना बजट होता है। तो हर एक चीज जगह के साथ खत्म होती है, तो बजट अपना जितना डिसाइड किया रहता है उससे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होके काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये बात को ध्यान नहीं दिया जाए तो होता क्या है कि काम शुरू करने से पहले हाँ कर लेंगे ऐसे शुरू होता है, लेकिन काम 25% 50% आगे बढ़ने के बाद में क्या हो जाता है, क्लाइंट के पास फंड की शॉर्टेज हो जाती है। फंड की शॉर्टेज हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि काम हो नहीं पाता है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना होता है, डिजाइनर को पैसा देना, मटेरियल वाले को पैसा देना होता है, सबको पेमेंट्स करने होते हैं, लेकिन बजट नहीं होता है, उसके कारण पैसा दे नहीं पाते हैं और वो काम अटक जाता है। तो क्लाइंट फंस जाते हैं इसमें। क्लाइंट ना घर पे रहने को जा सकते, ना काम खत्म करवा सकते, तो सैंडविच हो जाते बुरी तरह से। तो आई थिंक सो कस्टमर जब भी काम करवाते हैं इंटीरियर डिजाइन के द्वारा, तो उनको पहले बजट क्लैरिटी ले लेनी चाहिए। उसके कारण वो मेंटली प्रिपेयर होंगे तो वो बजट काफी हद तक परफेक्ट वे से प्लान कर सकते हैं और गो एड कर सकते हैं काम के साथ में। और उनको मटेरियल कौन सा परचेस करना है वो भी उनको मालूम होता है मटेरियल टाइम पे, जब भी मटेरियल लेने के लिए जाते हैं। तो एक काम आपका अच्छा होता है बजट के साथ, एस्थेटिक्स वे भी अच्छा हो जाता है, प्लानिंग के साथ होता है। तो एंड ऑफ द डे जो भी काम खत्म हो जाता है वो प्रीमाइसेस को आप इंजॉय कर सकते हैं, ना कि स्ट्रेस हो जाता है अरे बाप रे बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, ऐसा नहीं होता है। सर अभी हमने छोटे स्पेसेस के बारे में बात किया, पर आपने बड़े स्पेसेस में भी काम किया है, बड़े रेजिडेंशियल एरियाज में काम किया है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ हम लोग ने जैसे 1000 फुट 2000 फुट 3000 फुट इतने बड़े बड़े एरिया में भी हमने रेसिडेंस बनाए हैं। तो जहाँ पे अगर बड़ा घर होता है, बड़ा रेसिडेंस होता है, वहाँ पे हमारे पास भी बजट भी काफी अच्छा होता है, तो हम लोग उसको लेविशली बहुत डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली जैसे हम लोग वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग 1400 स्क्वायर फीट में खाली 2 बेडरूम हॉल किचन बना रहे हैं। तो उस पर 450 स्क्वायर फीट का अंदाजा हमारा लिविंग रूम है, वहाँ पे 250 स्क्वायर फीट का बेडरूम है। और मेन बात यह जो यहाँ पे हमने की हुई कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए अलग अलग वार्डरोब्स, वॉकिंग वार्डरोब्स दिए हुए हैं, जिसको हम लोग क्लोजेट बोलते हैं। और दोनों क्लोजेट की अटैचमेंट टॉयलेट के साथ की हुई है।
तो इतना फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इजी हो जाता है कि अगर आप बाथरूम से निकले, आप क्लोजेट में, आप तैयार होके सीधा बेडरूम में आ सकते हैं। तो जो लेवल के ऊपर वो काम करना है, वो लेवल से उसका प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग, उसका बजट डिसाइड करके मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हैं, और ऐसे पार्ट हम लोग उनको दे सकते हैं। कमर्शियल एरियाज में भी आप काम करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, कमर्शियल में भी हम लोग काम करते हैं। अभी कमर्शियल में हम लोग ने एक ढाका में, जो आउट ऑफ इंडिया बांग्लादेश में ढाका करके एक एरिया है, वहाँ पे हम लोग ने ज्वेलरी शोरूम्स है और फैशन बुटीक का एरिया बनाया था। अराउंड 3,000 स्क्वायर फीट का था, जिसका नाम है वसावी फैशन लिमिटेड। तो वहाँ पे क्लाइंट को, वो एक्चुअली क्लाइंट एज अ स्टोर रूम तरीके से यूज कर रहे थे जगह को। तो उन्होंने हमको कंसल्ट किया, हमको कांटेक्ट किया कि भाई ये जगह हमको कुछ बनानी है, और ऐसी बनानी है कि एकदम प्राइम होनी चाहिए। तो हमने उस पर काफी स्टडी करने के बाद में उनको दो इंटीरियर लेआउट के 2-3 ऑप्शन दिए, उसमें एक ऑप्शन हमारा सिलेक्ट हो गया, जिसमें 50% एरिया था अपना ज्वेलरी शोरूम था, और 50% एरिया था वो बुटीक था, और उसपे एक छोटा सा हमने लाउंज भी दिया हुआ था। तो वहाँ पे कस्टमर लोग अपॉइंटमेंट के साथ आते हैं, जो भी परचेज करना है, डिजाइन करवाना है, वो सब कर सकते हैं। और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक चीज उनको सर्व की जाती है वहाँ पे। उनका शोरूम का ओपनिंग भी सुष्मिता सेन के द्वारा हुआ था। तो और काफी अच्छा प्रोजेक्ट रहा वो। जो ढाका में जाते हैं तो वहाँ पे आई थिंक वसावी फैशन लिमिटेड में विजिट होता ही है। फिर हम लोग ने मिल्टन के लिए भी काफी ऑफिस किए हुए हैं, रेसिडेंशियल किए हुए हैं। और एडको कंट्रोल्स करके भी एक कंपनी है अहमदाबाद में, उसका भी हमने ऑफिस बनाया हुआ है। और पार्ले जी बिस्किट्स करके एक कंपनी है अपनी, पार्ले जी बिस्किट हम लोग खाते हैं, उनका डिस्प्ले बुटीक पर डिस्प्ले शोरूम हमने बनाया था मेट्रो थिएटर के पास। और रिलायंस के लिए भी हमने काफी कुछ काम किया है, रिलायंस एडीएजी ग्रुप के लिए काफी हमने काम किया हुआ है। तो काफी हमारे अच्छे अच्छे कस्टमर है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही था कि आपके टॉप क्लाइंट्स कौन से हैं रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज में। सी, जितने भी मैंने नाम लिए वो सब क्लाइंट मेरे टॉप है, अच्छे हैं, और जिसके रेसिडेंशियल एज वेल एज मैंने कमर्शियल दोनों भी उनका किया हुआ है। और एक खास बताना चाहूंगा कि मिस्टर हरीश मेहता करके है, जो रिलायंस इंडस्ट्री सीईओ है, उनका घर हमने बनाया था। तो बाद में बिल्डिंग्स भी काफी काम हमने किए हुए हैं। उसके बाद में यूएसए में भी हम लोग ने एक घर डिजाइन किया था। हमारे क्लाइंट है जो यहाँ से यूएसए शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे उन्होंने बंगलो परचेस किया था। तो उनको रिनोवेशन काम और चेंजेस करने थे लेआउट वगैरह में, तो वो हम लोग ने सब उनको प्लान करके यहाँ पे भेजा था, और वहाँ पे उन्होंने एग्जीक्यूट किया था। जूम मीटिंग होती थी हम लोग की भी, मटेरियल सिलेक्शन होता था, और जो भी कमेंट्स है वो मैं फोन पेपर पे और फोन के द्वारा करके उनको हेल्प करके हमने प्रोजेक्ट खत्म किया था। इवन अफ्रीका में भी हम लोग ने काम किया हुआ है, इथोपिया करके। और वहाँ पे हम लोग ने उनका एक पूरा ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर का पूरा बिल्डिंग था, जिसमें हम लोग ने 3 फ्लोर हम लोग ने फर्नीचर शोरूम बनाए थे। एक फ्लोर रेसिडेंशियल था, एक फ्लोर रेस्टोरेंट था, और 2 फ्लोर होटल्स थे। वैसे उनका डिजाइन किया था, जो अडीसा अबाबा में इथोपिया करके एरिया है, वहाँ पे भी बनाया डिजाइन किया हुआ। सर, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, हम लोग ने एडीएजी ग्रुप, रिलायंस एडीएजी ग्रुप के लिए एक हॉस्टल और गेस्ट हाउस बिल्डिंग पूरा डिजाइन किया है, जिसके अंदर अराउंड 100 बेडरूम विद अटैच बाथरूम है, फिर रेस्टोरेंट्स है, बैंक्वेट हॉल है, हेल्थ क्लब है, डाइनिंग एरिया है, किचन है, ड्राइवर रेस्टरूम है, सर्विसेज है, लिनन रूम है। ऐसे पूरा मिला के अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट का कुछ डिजाइन हुआ था हमारे द्वारा। तो वो हमने काम खत्म किया हुआ है रिलायंस एडीएजी ग्रुप के साथ में। और उसके साथ साथ में हम लोग ने उनका सासन मेगा पावर प्लांट करके एरिया था एमपी में, वहाँ पे हमने वीवीआईपी गेस्ट हाउस का पूरा डिजाइनिंग हम लोग के द्वारा हुआ। सर, ऐसा हमारा समझ होता है कि अगर हम ज्यादा पैसा खर्च करें तो और ज्यादा लग्जरी इंटीरियर हम कर सकते हैं। पर बजट में भी हम इंटीरियर लग्जरी इंटीरियर कर सकते हैं क्या, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, ये बात एकदम सही है कि आपको इंटीरियर्स करने के लिए लेविश बजट हमेशा जरूरत नहीं होती है। आप एक नॉर्मल इकोनॉमिक मटेरियल के साथ भी आप काफी अच्छा घर को डिजाइन कर सकते हैं, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लेवल के ऊपर लैंड करवा सकते हैं। खाली कलर स्कीम और आपका जो प्लानिंग है, अगर वो दोनों चीज
ट्रैक के ऊपर है और अंडर कंट्रोल है, तो आप इसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप इकोनॉमिक इंटीरियर करना चाहते हो तो फ्लोरिंग में आप टाइल दे सकते हो, लेमिनेट फिनिश आप फर्नीचर बनवा सकते हो, और थोड़ा उसको एनहेंस करने के लिए आप चारकोल की पट्टी है, या तो फिर विनियर है, या तो फिर पीयू है, वैसे आप, या तो बैक प्रिंटेड ग्लास है, ऐसे सब मटेरियल आप यूज करके आपके प्रोजेक्ट को आप थोड़ा एनहेंस कर सकते हो और ब्यूटीफुल बना सकते हो। अगर इकोनॉमिक इंटीरियर्स भी करते हैं तो उसमें लुक में तो आई थिंक सो देयर इज नो डिफरेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हाई राइज हाई हाई कैटेगरी का इंटीरियर होगा या तो इकोनॉमिक इंटीरियर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इकोनॉमिक इंटीरियर भी काफी अच्छा लुक में लाइन करवा सकते हैं। इंटीरियर कराने के बाद 5-6 महीने तो अच्छा दिखता है, पर उसके बाद जैसे हम लोग यूज करते हैं तो वो थोड़ा खराब होने लगता है। तो अच्छा कैसे रखें, मेंटेन कैसे रखें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे जो चीज अपनी जगह पे वो जगह पे रहनी चाहिए, सबसे पहले मेंटेन करने के लिए यही चीज फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे क्या होता है, हम लोग डिजाइनर जब भी हम लोग साइट हैंड ओवर करते हैं तो हमने एक प्लांटर है, या तो एक शोपीस है, या तो एक कर्टन है, या तो बेडशीट है, वो जो जो हमने डिसाइड करके जगह पे लगाई हुई है, सेटअप की हुई है, वैसे ही उसको रहना चाहिए। तो आपका जो लुक और फील है वो मेंटेन हो जाएगा। या अगर हम लोग डिजाइनर जाने के बाद 6 महीने के बाद बेडशीट कुछ और आ जाती है, प्लांटर अपनी जगह पे चला जाता है, पेंटिंग अपनी जगह के ऊपर रहती है, नहीं रहती है, तो ये सब हो जाता है, तो फिर काफी सारा लुक खराब हो जाता है। तो आई थिंक जो डिजाइनर ने कुछ प्लेसमेंट किया रहता है तो कोई सोच समझ के किया रहता है, तो आई थिंक उसको वैसे ही मेंटेन किया जाए तो घर का लुक से अच्छा रह सकता है, और उसको आप लॉन्ग टर्म तक एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि 20 इयर्स पहले आपने ये इंडस्ट्री में स्टार्ट किया है काम करना, पर आज जो स्टूडेंट्स हैं जो ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या गाइडेंस दोगे? क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है, जब आपने स्टार्ट किया था तभी अलग टेक्नोलॉजीज था, अलग था। अभी जो है अभी 3D डिजाइनिंग आपको देना पड़ता है, वॉक थ्रू देना पड़ता है, तो ये पहले तभी नहीं था। तो अभी आप क्लाइंट्स को या फिर अभी आप स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहते हो? मैं अपकमिंग जो भी डिजाइन है उसको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी आप प्लान करें वो प्लान सबसे पहले टेक्निकल पार्ट से क्लियर होना जरूरी है। प्लानिंग ऑन पेपर अगर आप कुछ भी करते हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है साइट के ऊपर, तो आपका पेपर वर्क और साइट वर्क दोनों डिफरेंट हो जाता है, तो आपका कंट्रोल जो होता है वो चला जाता है प्लान के ऊपर से। तो आपको सबसे पहले कभी भी प्लान करते हैं तो पहले सोचिए ये कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। आपको वास्तु का भी कुछ नॉलेज रखना चाहिए, जिसके द्वारा आप प्लानिंग जब भी करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका स्लीपिंग डायरेक्शन ये है, या तो फिर वॉशरूम डायरेक्शन ये है, या तो सेफ का डायरेक्शन ये है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिक पैरामीटर्स जो है उसको आप कंसीडर करके प्लानिंग करना चाहिए। बहुत सारी जगह पे ऐसा हो जाता है कि ऑन पेपर तो वॉशरूम का प्लानिंग हो जाता है, लेकिन मालूम पड़ता है कि वहां पे तो बिल्डिंग के डाउनटेक लाइन ही नहीं दिए हुए, तो आप कैसे उसको अटेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ऑटोमेटिक आपका प्लान चेंज हो जाता है। तो जब भी आप साइट पे जाते हो तो साइट को थॉरली स्टडी करें। तो स्टडी करने के बाद उसमें पाइपलाइन कहाँ पे है, डक्ट कहाँ पे है, एसी के आउटलेट या तो एसी के कंप्रेसर रखने के लिए कहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, या तो ड्रेन पाइप कहाँ दिया हुआ है, या तो मस्ट बात है एसी का ड्रेन पाइप बिल्डिंग में दिया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो उसको मस्ट बाथरूम के नाली के साथ कनेक्ट कर दो। इसके कारण काफी सारे न्यूसेंस में से आप बच जाएंगे। और अगर आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पे आपका सी फेस विंडो है, या तो सी फेस पूरा फ्लैट है, तो वहां पे आपको काफी छोटी छोटी बातें जो ध्यान रखनी चाहिए। इसमें विंडो की जो साइज होती है, या विंडो का हाइट होता है, और उसका जो स्टेप डिटेल जो बनाते हैं उसमें काफी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या होता है, बारिश का पानी जो रहता है वो कभी अंदर नहीं आ सकता है। अगर ये छोटी छोटी बात कंसिडर नहीं करते तो क्या होता है, हैवी जब भी रेन होता है या तो मानसून हो जाता है तो बारिश का पानी उसके द्वारा अंदर आ जाता है, तो काफी सारा प्रॉब्लम्स हो जाता है। चीज जैसे स्टोरेज कैपेसिटी अगर इंक्रीज करनी है तो कहाँ पे आप कर सकते हो, वो एक मस्त छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इंडियन मेंटालिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में तो सब लोग को स्टोरेज स्पेस मैक्सिमम चाहिए। तो कहाँ कहाँ पे उसको क्रिएट कर सकते हो आप, और कैसे कंसील स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो, वो थॉट पहले दीजिए प्लानिंग करने के टाइम पे। उससे आपका लुक भी अच्छा आ जाएगा और काम भी ब्यूटीफुल हो सकता है। आपने काफी सारे एनआरआई क्लाइंट्स के लिए भी काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, हम लोग ने काफी एनआरआई क्लाइंट के बारे में भी काम किया है।
जिनका रेसिडेंस यहाँ इंडिया में है या तो मुंबई में है, तो उनके सारे बहुत सारे काम है जो हम लोग करते हैं। तो वो लोग प्रैक्टिकली रहते हैं, हांगकांग रहते हैं या तो लंदन रहते हैं या तो अमेरिका रहते हैं, वैसे रहते हैं वहाँ पे, और उनका घर यहाँ पे रिनोवेट करना होता है। तो हम लोग उनको प्लानिंग वगैरह दे सकते हैं, उनके साथ में उनका उनका पीरियोडिक विजिट करवाते हैं। जैसे कि अगर समझो एक रेसिडेंस होता है तो नॉर्मली 7 से 8 महीना लगता है क्लाइंट को घर कंप्लीट करने में, तो उनके 2 या 3 बार उनका टाइम लेते हैं और उनको बुलाते हैं और उनके साथ में पूरा मटेरियल सिलेक्शन कर देते हैं। उसके बाद जितना पेपर वर्क होता है या तो 3D होता है, उनके तो अप्रूवल आ जाता है, उसके बेस के ऊपर ऑन साइट हम लोग काम खत्म कर लेते हैं। क्लाइंट साइट पे आते हैं कि नहीं आते, वो बात से क्लाइंट साइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतने डीप लेवल के ऊपर हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हुए काम करते हैं। तो क्लाइंट लोग को साइट के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो ज्यादा देखने की टेक्निकल पार्ट पे जरूरत नहीं पड़ती, खाली एस्थेटिकल पार्ट पे क्लाइंट देखते हैं कि भाई मुझे जो 3D मिला और मुझे जो आउटपुट एंड ऑफ द डे साइट पे मिला वो सेम है कि नहीं, बस इतना ही क्लाइंट देखते हैं। और क्लाइंट मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट इज सेइंग कि जो मुझे 3D मिला मुझे सेम टू सेम साइट पे मुझे सेम मिला है। तो क्लाइंट बहुत हैप्पी होते हैं और मुझे काफी हद तक अप्रोच करते हैं कि भैया मुझे घर बनाना है, मैं रहता हूँ यहाँ पे, लेकिन आप कैसे करोगे, तो हम लोग उसको बताते हैं कि भाई आप एकदम निश्चित हो जाइए, आप हमको हम जैसे जैसे बोलते हैं जो जो चीज का डिसीजन मांगते हैं वो डिसीजन आप मुझे दीजिए, बाकी आप नहीं आएंगे साइट के ऊपर तो भी आपका काम परफेक्ट वैसे थियरी के साथ हैंडओवर होगा और टाइम फ्रेम के साथ भी करने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है और कर लेते हैं हम लोग। तो क्लाइंट वैसे काम करते हैं और हमारा काम खत्म होता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी कि जैसे आप बजट बनाते हो इंटीरियर्स का, तो आपने जो बजट बनाया और क्लाइंट का जो बजट है उसमें कई दफा तफावत हो जाती है, मतलब चेंजेस, आपका जो बजट है और क्लाइंट का बजट मैच नहीं करता है। तो इस टाइम आप क्या क्लाइंट को गाइडेंस देंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब जब भी परिस्थिति अराइज होती है तभी हम लोग को पहले तो देखना होता है कि क्लाइंट जो बजट लेके बैठा है वो प्रैक्टिकल बजट है कि नहीं काम करने के लिए, पहले तो यही क्रॉस चेक करना पड़ता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्लाइंट को लगता है कि हाँ भाई मेरा जो घर है वो 5 लाख में कर लूंगा, 10 लाख में कर लूंगा, ऐसा उनका थॉट रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली आज के दिनों में ये पॉसिबल होता नहीं है। क्योंकि जब भी मार्केट में हम लोग कुछ भी चीज परचेस करने के लिए जाते हैं तो वहां पे अगर छोटी चीज भी लेनी है तो उसके लिए 25 वैरायटी मिलती है, वो 50 की भी मिलती है, 500 की भी मिलती है, 5,000 की भी, 50,000 की मिलती है, तो आप कौन सी लेंगे। और क्लाइंट जब भी मार्केट में जाते हैं सब चीज देखते हैं उसके बाद में उनको जो पसंद आता है ना वो मोस्टली एक्सपेंसिव ही रहता है। तो बजट ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि जब भी आप मार्केट में कुछ भी परचेस करने को जाए तो आपके टेस्ट में कुछ ना कुछ मिल जाए। अगर ये तरीके से आपने बजट प्रिपेयर किया हुआ है तो आपका जो बजट है वो परफेक्ट रहेगा, लैंडिंग करने के टाइम पे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा 10-15 टका यहाँ वहाँ हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाएंगे आप। तो बजट जब भी बनाते तो प्रैक्टिकल बजट होना चाहिए, मैं एक स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, और हर एक आइटम कंसीडर की हुई है कि नहीं बजट पे, वो आपको खास ध्यान रखना है। फिर बहुत बार क्या होता है काम की शुरुआत तो हो जाती है लेकिन जैसे कुछ स्टाइलिंग वर्क हो गया या तो फिर वाटर प्रूफिंग का पार्ट हो गया या तो स्टोरेजेस पार्ट हो गया या तो फॉल सीलिंग में कुछ मोल्डिंग्स वगैरह हो गया या तो फिर लाइटिंग का पार्ट हो गया, उसमें काफी सारी जगह के ऊपर पूरे पॉइंट कंसिडर नहीं किए जाते, उसके कारण क्या होता है जो बजट होता है वो आपको मिनिमम दिखता है। और जब भी आप परचेस करने को जाते हैं या तो साइट पे बनाने को जाते हैं तभी वहां पे हर एक चीज अपनी जगह के ऊपर प्लेस ले लेती है, तो क्या होता है कि बजट जो लगना है वो लग जाता है, जो लेबर पार्ट लगना है लग जाता है, तो बजट अपने आप शूट हो जाता है और क्लाइंट को लोग फिर डिस्कम्फर्ट में आ जाता है कि अभी काम खत्म करें तो कैसे करें। तो बजट का एक पार्ट है वो काफी हद तक पहले ही सोच लेना चाहिए, और ऑन पेपर जब भी आप फाइनल प्लान बनाते हैं तो उसपे आपके सब पॉइंट्स कवर हो गए कि नहीं हो गए, ये चीज के ऊपर आपको खास ध्यान देना है। अगर ये दो चीज अगर पैरेलल चल रही है तो आपका जो काम है वो अच्छा ही होना है, क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है और आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं काम खत्म होने के बाद। थैंक यू सर, आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें इंटीरियर वर्क रिलेटेड, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था और सभी के उत्तर आपने बहुत अच्छी तरह से हमें दिए। उसके लिए थैंक यू, और 365 डेज 365 स्टोरी थी मेरे सीरीज में सहभाग लेने के लिए भी थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू रचना, थैंक यू सो मच, बाय बाय।